सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी और भी था, एक साथी और भी था। जय हिंद। नमस्कार, मैं श्रेयस तळपदे। कारगिल की शौर्य गाथा एक साथी और भी था इस शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वामी नारायणानंद अख्तर का एक तराना है, जिए तो बदन पर स्वदेशी वसन हो, मरे भी अगर तो स्वदेशी कफन हो। करो प्रण की आजाद होकर रहेंगे, जहां में की बर्बाद होकर रहेंगे। सितमगर ही या शाद होकर रहेंगे, कि हम शादो आबाद होकर रहेंगे। स्वदेशी ही अख्तर, स्वदेशी कथन हो, मरे भी अगर तो स्वदेशी कफन हो। सारांश यह है कि एक सैनिक अपने देश के लिए जीता है, मरता है। इसे कहते हैं कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। साथियों, हमारे साथ है भारतीय सेना के वीर सैनिक मेजर अखिल प्रताप। आइए मेजर साहब, आपका स्वागत है। वेलकम टू द शो मेजर। मेजर साहब ने कारगिल के वीरों के जीवन पर बहुत काम किया है। प्लीज टेक दिस। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैप्टन अमोल कालिया की शहादत की साहसिक दास्तान। आज हम आपको दिखाएंगे भारत मां के एक और जाबाज सिपाही कैप्टन आर जेरी प्रेमराज के अकल्पनीय शौर्य की कहानी, जिन्होंने अपने स्वदेश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आइए देखते हैं। वीर चक्र से सम्मानित भारत मां के सपूत कैप्टन आर जेरी प्रेमराज। देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले अदम्य साहसी कैप्टन आर जेरी प्रेमराज की असाधारण वीरता को देश सलाम करता है। अब मैं मेजर अखिल प्रताप से जानना चाहूंगा कारगिल युद्ध के आज के हीरो कैप्टन जेरी प्रेमराज के बारे में। मेजर साहब प्लीज बताइए। श्रेयस, मैंने कुछ हर्फ लिखे थे इसके ऊपर बिफोर वी स्टार्ट अ स्टोरी। पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं। नदी कहती है समंदर से उमड़ना सीखो, अरे ये बरसातों के शोर हमने बहुत देखे हैं। क्या बात है, अरे आप तो कवि शायर मेजर ऑल इन वन है। कभी एक्टिंग के बारे में सोचा आप? नॉट। अच्छा। 13 एपिसोड्स के इस कार्यक्रम में हम आपको भारत के हर कोने से निकले वीरों से मिलवाएंगे। पूर्व और पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर कोने से 3 हीरो आपको उन योद्धाओं की कहानियां सुनाएंगे जो अनसुनी सी हैं, जिन्हें आप बखूबी नहीं जानते। आप जानते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा को, अब जानते हैं कैप्टन थापर को, पर क्या आप कैप्टन जेरी को जानते हैं? क से केरल, क से कश्मीर, क से कारगिल और क से कैप्टन आर जेरी प्रेमराज। क्या आप कभी केरल गए हैं श्रेयस? जी बिल्कुल गया हूं। बड़ा खूबसूरत राज्य है, बहुत ही खूबसूरत। गॉड्स ओन कंट्री, यानी ईश्वर का अपना राज्य भी कहते हैं इसे। बिल्कुल। और इसी राज्य के एक छोटे से गांव वेंगनूर से एक बच्चा फौजी बनने का सपना लेके बड़ा हो रहा था। अच्छा। तिरुवनंतपुरम का वो जेरी फिल्म अभिनेता मोहनलाल का मुरीद था। अच्छा जी। 1979 में एक मलयाली भाषा की फिल्म आई थी दौतियम। हाँ, दौतियम जी।
उसमें कप्तान साहब का रोल उसने निभाया था। मेजर के रोल में उसे देखकर, मतलब मोहनलाल को देखकर, उसके सपनों में 4 चांद लग गए। अच्छा। उसी समय उसे पता तक नहीं था कि वो वही वर्दी असली जीवन में पहनेगा और वही मोहनलाल एक दिन उन्हीं की तरह भारतीय सेना में शामिल होंगे। जी, अलबत्ता मोहनलाल का ऑनररी रैंक होगा। अच्छा। और जेरी के 11 साल के बाद। जेरी के 11 साल के बाद जी। उन्हें एक ऑनररी रैंक दिया जी। था। क्या जेरी बात ने है। ज्यादा इंतजार नहीं किया, जी। ये जानते हुए भी कि उसका भाई भी वायुसेना में था और माँ बाप का कोई सहारा ना बचा था। जब भारतीय थल सेना और नौसेना की परीक्षा वो पार नहीं कर पाया, जी। तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए ही उपकरण फिटर के दर्जे पर भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गया। अच्छा। ऐसी थी उसकी वर्दी की धुन। लेकिन 7 सालों तक वायुसेना में सेवा करके भी वो जवान नहीं भूला कि उसे एक अफसर बनना है। उसने फिर परीक्षा दी और इस बार पार निकल आया। कैप्टन जेरी को धुन थी सेना में जाने की, इसलिए उन्होंने थल सेना में वायुसेना के रास्ते से दस्तक दी। पहले वायुसेना की सेवा की, उसके बाद थल सेना को अपना घर बनाया, जो उनका पहला लक्ष्य था। अब कैप्टन जेरी प्रेमराज के बारे में और जानेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं कारगिल युद्ध के बारे में भारतीय सेना के अफसरों के विचार। आइए देखते हैं। युद्ध के इतिहास में एक बहुत ही ये कामयाब ऑपरेशन था, एक बहुत ही मुश्किल इलाके में था और हमारी सेना ने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे कितना भी मुश्किल इलाका हो, दुश्मन कितनी भी तरह से ऊंचाइयों पर या पहुंचा हुआ हो, लेकिन हम अपने इलाके पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे और हमने कामयाबी के साथ ऑपरेशन विजय पूरा किया। सेना में सैनिक की पहचान उसकी रेजिमेंट के नाम से होती है। कैप्टन जेरी भी अपनी नई पहचान पाकर बहुत खुश थे। मेजर साहब, आप हमें कैप्टन जेरी की रेजिमेंट के बारे में बताइए और इसमें उनकी क्या भूमिका थी, ये बताइए प्लीज। देखिए, जेरी ऐसा पार हुआ कि सीधा तोपखाना रेजिमेंट की 158 मीडियम रेजिमेंट में पहुंचा। अच्छा। जी। तोपखाना, जिसे हम आर्टिलरी कहते हैं, हाँ हाँ। भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा। अच्छा। जी। और कारगिल का युद्ध में आर्टिलरी और इन्फेंट्री ने वही काम किया था जो कृष्ण ने महाभारत में किया था और अपने अर्जुन नामक इन्फेंट्री के साथ। अच्छा जी। ये अच्छा है। मतलब मेजर साहब कह रहे हैं कि आर्टिलरी जो है वो कृष्ण भगवान है जी। और इन्फेंट्री जो है वो अर्जुन जी है। जी। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि हिंदुस्तान में आर्टिलरी का पहला इस्तेमाल तकरीबन 650 साल पहले किया गया था। मुगल आजम बाबर से लेके भारत की शान टीपू सुल्तान और अंग्रेजों से लेके हिंदुस्तान, सबने तोपखाने का भरपूर प्रयोग किया। जी, हम बिल्कुल सही कहा आपने। और सारांश में बताना हो तो आप इतना कह सकते हैं, जैसे हम फौज की भाषा में कहते हैं, हाँ। कि आर्टिलरी इज द गॉड ऑफ वॉर। आर्टिलरी इज द गॉड ऑफ वॉर। बस यही काफी है तोपखाना की महत्ता बताने के लिए। और आर्टिलरी के बिना, लेट मी टेल यू, कारगिल युद्ध में हमारी विजय असंभव थी। अच्छा जी। आइए सर। भाई आपने ये सब देख लिया, थोड़ा सा ब्रेक हमें भी लेने दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक आप भी ले लीजिए। अभी आते, कहीं मत जाइएगा। एक साथी और भी था। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कारगिल के युद्ध की कुछ सच्चाई। 26 मई को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग-21 और मिग-29 पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े। इन विमानों ने जमकर बमबारी की और पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचा। 27 मई को फिर से इन विमानों ने अपनी कार्रवाई शुरू की। बौखलाई हुई पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 और एक मिग-29 दुश्मन का शिकार हो गया। लेकिन इससे वायुसेना की कार्रवाई रुकी नहीं। 28 मई को भी वायुसेना की बमबारी चलती रही। पाकिस्तानी सेना ने
रसद पहुंचाने वाले एक भारतीय हेलीकॉप्टर MI-17 को मार गिराया। आइए कैप्टन जेरी प्रेमराज के बारे में और जानते हैं मेजर साहब से। मेजर साहब, हमें इस मिशन के बारे में बताइए प्लीज। जून का महीना था, साल 1999। शादी के कुछ ही दिनों के भीतर जब लेफ्टिनेंट प्रेमराज अपना घर बसाने की तैयारी कर रहे थे, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई और शादी को कुछ ही दिन हुए। जी, और कारगिल के एक इलाके द्रास में रिपोर्ट करने का हुक्म मिला। ड्यूटी को अपनी नई नवेली दुल्हन से ऊपर रखकर जेरी मुड़ा। अपनी खुशियों को पीछे छोड़ के, अपने वायदे तोड़ के। मुझे बॉर्डर फिल्म का वो सीन याद आ गया जब एक सैनिक अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर सीमा पे लड़ने जाता है। घर को सूना छोड़कर संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, तुम बिन ये घर सूना सूना है। अपने घर को सूना छोड़ के कैप्टन जेरी चले कारगिल की ओर। वहां कदम रखते ही लेफ्टिनेंट से कप्तान प्रमोट हुए और साथ ही साथ ये भी भाप गए कि हालात कितने गंभीर। बिल्कुल। द्रास लद्दाख का प्रवेश द्वार, एंट्री टू लद्दाख, और जेरी समझ गए कि दुश्मन के इरादे क्या है। अपनी पैनी नजर और दूरदर्शिता के चलते जेरी को नागा रेजिमेंट की एक पलटन का फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया। वही नागा रेजिमेंट जिसके बारे में हमने बात की। जी, द्रास की घाटी पे नागा पलटन के खूंखारों का आक्रमण जारी था। दुश्मन वहीं छुपा बैठा था, तकरीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर। जी, जहां से कंकर भी फेंका जाए तो यू कैन हैव एन आइडिया कि जहां से कंकर भी फेंका जाए तो 300 मील की रफ्तार से गिरेगा आप। अपने लक्ष्य को भेदने में नागा पलटन को आर्टिलरी का साथ चाहिए था और कैप्टन प्रेमराज उनके साथी थे। जेरी का मिशन था दुश्मन की खोज, पहचान और तोप खाने की आग में उसे झोंक देना। रात बोझिल थी, तो श्रेयस, FOP ऑफिसर जो होता है, व्हाट इज हिज जॉब? सो FOP ऑफिसर, मैं फॉरवर्ड नहीं वाला था। जी, फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर softens the target, he softens the target and paves the way for infantry to take over an attack. ओह या बहुत महत्वपूर्ण काम है। बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण कार्य जो उनको सौंपा गया था। वक्त मुश्किल से बीत रहा था। द्रास सेक्टर के मशकों की वो घाटी बेहद जटिल थी। ऐसी मुसीबत का सामना करने नागा रेजिमेंट के साथ कैप्टन जेरी जुट गए। मेरे साहब, आप हमें उनके ऑपरेशन के बारे में बताइए। जेरी ने स्थिति का जायजा लिया, नागा पलटन से तालमेल बिठाया, अपना स्थान पकड़ा और तोप गरज उठी और ये प्रहार लगभग 8 घंटे तक चला। 8 घंटों तक छांट छांट के तोपे गरजी, सीना फाड़ के तोपे गरजी। कहते हैं नागाओं का वार और तोपों की टंकार से बचना नामुमकिन है। 8 घंटे चला ये प्रहार। 15,000 फीट की गलन, काली भयावह रात। द्रास के पहाड़ शांत पड़ गए, तूफान के बाद आए सन्नाटे की तरह। बिल्कुल, जैसे बिजली गिरी हो उन पर। जी जी जी। और दुश्मन को इतनी तेजी से आए आर्टिलरी के हमले की उम्मीद नहीं थी, वो भी घनघोर काली रात्रि में। नागाओं ने पानी पिया और सांस ली और फिर कान साफ किए और धुएं के बीच देखा कैप्टन को अपनी मूंछों पर हाथ फिराए मुस्कुरा रहे थे। अच्छा थे तो वो मोहनलाल सर के फैन। थोड़ी स्टाइल तो उनकी भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। आइए। So right from Turtuk in the east till almost up to Kabuli Gully in the west, that being the front with some of the most intense fighting concentrated around Kargil, of course, where the artillery battle was very hot, and then moving westwards from Kargil. Eastwards, of course, you had Batalik and Hambotengla Pass going up to Turtuk and the southern glacier of Siachen. And westwards, you had Kaksar, you had Tololing, which actually turned the tide of the war. And Tololing is quite a longish range and probably offers one of the best views of NH1A, which the intruders were trying to interdict. And from Tololing, of which you had a clear view from Dras, the brigade headquarters. As you moved westwards, you were going through Mashko Valley, and then you had
this village which I can now name called Holial, which was the action station for 18th Grenadiers. Then slightly west of Holial, you had a spur of the mountain Tiger Hill coming down to Mashko Valley, and beyond Mashko Valley, you had Kabuli Gully. And beyond Kabuli Gully, of course, it was Gurez, which technically came in the valley, though it's high altitude too. And at that time, I don't think Gurez saw much artillery and infantry battles. But east of Kabuli Gully, there were intense fights. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेजर साहब, आप कैप्टन जेरी प्रेमराज के सर्वोच्च बलिदान के बारे में हमें बताइए, और उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर देश की सीमाओं की रक्षा कैसे की और भारतीय सेना को आगे बढ़ने में मदद कैसे की, ये बताइए। घंटों सन्नाटा पसरा रहा, जो मैंने आपको घटना अभी बताई। उसके बाद और कुछ जवानों की आंखें झपकी ही होंगी कि यकायक गोलीबारी फिर शुरू हुई। शायद दुश्मनों ने कैप्टन की मुस्कुराहट देख ली तो भूख, नींद और थकान से बेपरवाह जेरी ने फिर कमाल संभाली। दुश्मन के परखच्चे उड़ा देने वाली तोप फिर बोली कि तभी एक गोली उनके कंधे पे लगी। वो गिर पड़ा, फिर उठा। मूर्छित अवस्था में भी उसने सटीक निशाने लिए और दुश्मन के बंकर ध्वस्त करने में कामयाब रहा। और फिर गोलियों की एक बौछार उसे लगी, पहले कंधा, फिर छाती। जेरी फिर नहीं उठा। आइए देखते हैं। ये बहुत ही भावुक क्षण है। हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि, और रादर इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ होगा। हम बस लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द वापस आएंगे। एक साथी और भी था। तूफान नामक कवि ने अपनी कविता में लिखा है, आज देश से दूर मृत्यु का करने को आह्वान चला मैं, अपनी गति में लिए युगांतर, लो रोको तूफान चला मैं। जैसा हमने अभी जाना कि कैप्टन जेरी प्रेमराज 17 वर्ष की उम्र में भारतीय वायुसेना में इंस्ट्रूमेंट फिटर के रूप में भर्ती हो गए। वहां उन्होंने अंबाला और गोरखपुर में लगभग 7 साल तक नौकरी की और अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। और फिर वे 5 सितंबर 1997 को भारतीय थल सेना में आर्टिलरी ऑफिसर के रूप में चुने गए। क्या पता था कि अधिकारी बनने के 2 वर्ष के अंदर ही देश उन्हें सर्वोच्च बलिदान के लिए पुकार रहा था। कैप्टन जेरी ने भारतीय सेना को जीत दिलाकर अपना सर्वस्व खो दिया। उनके सर्वोच्च बलिदान को यह देश हमेशा याद रखेगा। अब हम आपको ले चलते हैं कैप्टन जेरी के परिवार के पास। कैप्टन जेरी എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ്. അവന് കൊച്ചിലെ നല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ല മിടുക്കനായിരുന്നു. പാട്ടിനും പ്രസംഗത്തിനും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടപെടാനും എല്ലാം നല്ല അവന് ഇതായിരുന്നു. He completed his schooling from BHS Venganur 1986-87 SSC batch. He completed his SSC. After that he studied pre-degree in Arts College Trivandrum. After completing his pre-degree course, he joined as an airman in Indian Air Force in 1990. 6 years he served Indian Air Force. He was a corporal.
During that time, he completed his degree, one sitting degree in Kakatiya University, and got selected through CDS. He was posted as an lieutenant in Meerut in 158 Media Regiment Artillery, which got that Bofors gun. कैप्टन जेरी ने वीर गति पाई। वीर हमेशा सीने पर गोलियां खाते हैं। कैप्टन जेरी ने भी वही किया। मेजर साहब, हमें बताइए कि ट्विन बम चोटी पर इस ऑपरेशन में आगे क्या हुआ? तोपखाना रेजिमेंट के अभूतपूर्व योगदान की याद में कारगिल की वो जगह आज गन हिल के नाम से जानी जाती है। इसलिए तो वो कैप्टन आया था, सर्वत्र इज्जत तो इकबाल के लिए। यही तो कहती है आर्टिलरी की रेजिमेंट। क से कप्तान से सफर शुरू किया और क पर ही खत्म। केरल से कश्मीर, यही है हमारा हिंदुस्तान। यही था उनका हिंदुस्तान। न केरल न कश्मीर, सिर्फ एक हिंदुस्तान। क्या हम उनके हिंदुस्तान की परिभाषा समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो याद रहे, कैप्टन आर जेरी प्रेमराज थे, इसीलिए हम हैं। अगर कर सकते हैं तो याद रहे, एक साथी और भी था। धन्यवाद मेजर अखिल प्रताप, आपने हमें कैप्टन जेरी प्रेमराज के अतुलनीय शौर्य के बारे में बताया। उनके पराक्रम से भारतीय सेना ने उस जगह को शत्रु के कब्जे से छुड़ाया और कारगिल की लड़ाई जीत की तरफ बढ़ी। कैप्टन जेरी के साहस और शौर्य ने सिद्ध कर दिया कि असाधारण कार्यों को पूरा करने के लिए असाधारण वीरता दिखानी पड़ती है। आइए मेरे साथ। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत मां की एक और वीर सपूत की कहानी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने पराक्रम से देश को विजयी बनाया। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद। सर कटवाए जाने दी है, ऐसा काम महान किया। सरहद पर अपने वीरों ने हरदम ही जयगान किया। आओ याद करें सब मिलके कारगिल की शौर्य गाथा। एक साथी और भी था। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर वो हर मुश्किल से गुजरे थे। आगे आगे बढ़ने वाले कभी न पीछे हटते थे। ऐसे लड़े वो देश की खातिर, अपना सब कुर्बान किया। एक साथी